नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पार्लियामेंट रिपोर्टर के लिए डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे, जो कि 10 मिनट का मैटर रहेगा और 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। डेली डिक्टेशन के लिए आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। पीडीएफ इसका दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, जिससे हमारी आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। रेडी 5 सेकेंड स्टार्ट। सभापति महोदय, आज हम किसानों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आधुनिक युग में जब हम प्रगति की चर्चा करते हैं तो हम प्रगति के दर के बारे में चर्चा करते हैं कि हमारा देश 6%, 8% या 10% पर प्रगति करे। लेकिन आज मैं इस सदन में प्रश्न करना चाहता हूं कि केवल क्या प्रगति के बारे में चर्चा करना काफ़ी है? केवल क्या आंकड़े के बारे में चिंता करना काफ़ी है? प्रगति रोजगारी के बिना अधूरी है और प्रगति जब तक सीमांत कृषक और राष्ट्र के मुख्य धारा के साथ नहीं जोड़ेगी तब तक वह अधूरी रहेगी। अंततोगत्वा प्रगति और विकास ग्रामीण क्षेत्र के किसान तक हमें पहुंचाना ही होगा। यह हमारी जिम्मेदारी है। महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और किसान देश की नींव है। सकल घरेलू उत्पादन की दर का 23% कुल क्षेत्र से आता है। 56% रोजगार के अवसर कृषि के क्षेत्र द्वारा दिए जाते हैं। इस देश की 70% जनता अपना जीवन यापन कृषि के आधार पर करती है। लेकिन आज क्या स्थिति है कि जहां एक तरफ इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर 10 और 15% की दर से आगे बढ़ रहा है, वहीं कृषि का क्षेत्र केवल 2 या 3% की दर से आगे बढ़ रहा है। क्या यह न्याय है कि देश की 70% जनता केवल 2% के आधार पर आगे बढ़ पाए और 30% जनता टापू की तरह 15% की दर से आगे बढ़ जाए? आज हमें जवाहरलाल नेहरू जी की याद आती है। उन्होंने कहा था कि सब कोई इंतज़ार कर सकता है लेकिन किसान इंतज़ार नहीं कर सकता। हमारे परिवार का महाराष्ट्र के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। विदर्भ में 100 साल पूर्व यह नारा निकला था, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और कनिष्ठ नौकरी। लेकिन वर्तमान भारत में क्या स्थिति हो चुकी है, यह आप हमें सबको पता है। आज किसान की ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी चुनौती है वह कर्ज वापस देना है। पिछले कई सालों में 4000 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। आज स्थिति यह उत्पन्न हो गई है कि ऋणदाता अन्नदाता का गला घोट रहा है। मध्य प्रदेश के एक किसान की कहानी है। उसके सामने कोई और साधन नहीं था तो उसने 20,000 रुपये का ऋण लिया। एक बार खेत जो खोदा, उसमें पानी का स्रोत नहीं मिला तो उसने 20,000 रुपये का एक और ऋण लिया, वहाँ भी उसे पानी नहीं मिला। घर में बच्चों को भूख से तड़पते देखकर उसने आत्महत्या कर ली। ऐसी अनेक कहानियाँ किसानों की हमारे देश में है। जब बार बार फसल चौपट हो जाती है, बिजली का अभाव है तो किसानों की परेशानी बढ़ जाती है। उन्होंने केवल यह कह दिया कि एक्टरों और खिलाड़ियों को उनके विज्ञापन नहीं करने चाहिए, लेकिन इन्हें बंद करेंगे या चलते रहेंगे, इस बारे में आपने कुछ नहीं कहा। अभी भी कहा जा रहा है कि हम इस पर विचार करेंगे और इस वर्ष के अंत तक देखेंगे कि उनको बंद करना है या नहीं। यह हमारी कौन सी दिशा है? हम किस तरफ जा रहे हैं? जब लोग यह मान रहे हैं कि उनमें ऐसे तत्व हैं जो मानव के लिए घातक हैं, तब भी सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। आखिर विगत 2 वर्षों में ऐसी स्थिति क्यों बन गई है? वैसे तो पिछले काफ़ी समय से कृषि के उत्पादों और कारखानों के उत्पादों में असंतुलन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन पिछले 2 वर्षों में यह असंतुलन जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, उतनी विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गई है। यह केवल किसान के लिए ही नहीं, हम सभी के लिए चिंताजनक बन चुकी है। इन 2 वर्षों में कारखानों के उत्पादों का कितना दाम बढ़ा है? क्या उसकी तुलना में कृषि उत्पादों में कोई वृद्धि हुई है? यदि यह संतुलन हमने नहीं बैठाया तो मंत्री जी, किसानों की आत्महत्याएं रुकने वाली नहीं हैं।
आप कितने पैकेज देंगे, आप पैकेज देते जाएंगे और किसान आत्महत्या करते रहेंगे क्योंकि उन पर कर्ज का भार अधिक पड़ रहा है। किसान के उपयोग की वस्तुओं में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, उसके पूरे आंकड़े आपके पास उपलब्ध होंगे। मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहता हूं कि इस दिशा में आप तुरंत कदम उठाएं तथा खेती के उत्पादों और कारखाने के उत्पादों में संतुलन बैठाने के लिए नई व्यवस्था एवं उपाय खोजें और उन्हें तत्काल लागू करें। देश के किसानों की बढ़ती दुर्दशा को रोकने की दिशा में सरकार को जितनी तत्परता से कदम उठाना चाहिए था, उसने नहीं उठाया है। मेरा यह स्पष्ट मत है कि इस देश के किसानों की अनदेखी प्रशासन द्वारा लगातार 20 वर्षों से की जा रही है, जबकि किसान हमारे देश की रीढ़ हैं। एक समय ऐसा भी था जब हमें विदेशों से सड़ा गेहूं आयात करके अपने लोगों को खिलाना पड़ता था। महोदया, मेरा मत है कि यदि पानी किसानों को नहीं मिलता है तो उन्हें एक ही रास्ता दिखाई देता है कि वह है ऋण लेना। पिछले कई सालों में जहां खेती के उत्पादन की बिक्री में 2% बढ़ोतरी हुई है, वहीं इनपुट कास्ट में चाहे बिजली, डीजल, पेट्रोल, सिंचाई या ऋण के दरों में की हो, उसके उत्पादन लागत में 38% की बढ़ोतरी हुई है। उत्पादन का खर्च आज सपोर्ट प्राइस से कम है। आज जहां लागत व्यय में 4% की वृद्धि हो रही है, वहीं आय में 1.5% की वृद्धि हुई है और किसानों को ज़्यादा ऋण लेना उनकी मजबूरी हो चुकी है। देश में आज भी 85% किसान सीमांत तक किसान हैं। उन्हें कोई ऋण नहीं देता है, वे बाजार तक नहीं पहुंच पाते हैं और जब बाजार पहुंचते हैं तो वहां बैठे दलाल और मुनाफाखोर सक्रिय हो जाते हैं और वास्तविक मूल्य किसान को कभी नहीं मिल पाता है। इसलिए आज स्थिति यह है कि जहां किसानों की अपनी ज़मीन भी है, वहां भी वे आज बंधुआ मजदूरों की तरह काम कर रहे हैं। आज की स्थिति में उपाय क्या है? मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी सरकार ने इस संबंध में कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं जो किसानों की हालत को वास्तविक तौर पर विकास और प्रगति की तरफ ले जाएंगे। हमारी नीति और नीयत में कोई अंतर नहीं है। फसल बीमा की एक नई योजना निकली है। सबसे ज़्यादा आलोचना की जाती है कि उपभोक्ता को यदि गाड़ी खरीदनी है तो उसको 4% पर ऋण मिल जाता है और उद्योगपति को 10% पर ऋण मिल जाता है, लेकिन कृषक को 15% पर ऋण मिलता है। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने उसे ठीक किया है। आज जो किसान 3 लाख रुपए से कम ऋण लेता है, उसे 7% की दर पर ऋण मिल जाता है। 2500 करोड़ रुपए की सब्सिडी राशि इस योजना के लिए घोषित की गई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरे पास अखिल भारतीय कपास उत्पादक किसान कमेटी का एक पत्र है। उन्होंने यह पत्र बहुत लंबा चौड़ा लिखा है। इस पत्र में उन्होंने विशेष ध्यान इस बात पर दिया है कि विदेशों में जिस प्रकार से कृषि क्षेत्र में और किसान के संरक्षण के लिए उपाय किए जाते हैं, उसी तरह हम क्यों ना करें। मुझे इस बात की भी जानकारी है कि जब WTO की बैठक हुई, उसमें हमारे मंत्री जी ने कहा था कि आपको अपनी बढ़ी हुई सब्सिडी पर विचार करना पड़ेगा। यह तो एक पक्ष है। मैं समझता हूँ कि हमारे मंत्री जी ने अच्छा किया जो ऐसा कहा, लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है कि अगर किसान इसी तरह से मरता रहा और कोई उपाय उसे बचाने के लिए नहीं किया गया तो स्थिति कहाँ पहुँचेगी। क्या हम इस दिशा में सोच नहीं सकते? हम उसे अन्य प्रकार से राहत दें जिसके कारण उसके कर्जे का भार कम होकर उसका जीवन सुधरे और इसके कारण कृषि की विकास तेजी से हो। हमने इस पर कभी विचार नहीं किया। इस दिशा में भी आज विचार करना आवश्यक है। जैसा अभी मेरे पूर्व वक्ता बोले, मैं भी उसे दोहराता हूँ कि समर्थन मूल्य 10 रुपये बढ़ा दो, लेकिन समर्थन मूल्य निर्धारित करने का कोई तरीका है या नहीं। एक बार मैंने सुना था कि सरकार ने यह तय किया था कि समर्थन मूल्य के निर्धारण में किसानों का भी सहयोग लिया जाएगा। शायद पंजाब के एक किसान को 1 वर्ष के लिए उसमें रखा गया, लेकिन उन्होंने जो विचार वहां प्रकट किए, उसके बाद दूसरे साल किसानों के प्रतिनिधि को हटा दिया गया। हमारी मांग यह है कि कृषि मूल्य के निर्धारण में एक बड़ा किसान, एक मध्यम किसान और एक छोटा किसान, इन तीनों के प्रतिनिधियों को रखा जाना चाहिए। वे अपने विचार रखें और उन विचारों को स्वीकार करके उसमें जो अच्छा हल निकाला जा सकता है वह निकालना चाहिए, लेकिन इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है।
महोदय, क्या हम इंतजार करते रहें कि जब तक हमको न्यायालय की फटकार ना मिले तब तक हम कोई कदम नहीं उठाएंगे? मंत्री जी, इस सरकार ने विगत 2 वर्षों में इस मामले में एक कीर्तिमान बनाया है। सरकार तब तक कोई कदम नहीं उठाती है जब तक न्यायालय की ओर से कोई फटकार या डंडा ना आए। अभी 2 दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि सरकार इस बात की जांच कराकर न्यायालय को बताए कि किसानों की आत्महत्याएं क्यों हुई हैं। अब आपको उसकी जांच करानी होगी। अभी तक आप स्वयं ही उसकी जांच करा लेते, उसके कारणों का पता लगा लेते कि किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं तो उचित होता। अभी पेप्सी और कोका कोला का मामला सामने आया तो मंत्री जी ने उत्तर ही नहीं दिया और वह खामोश रह गए। स्टाफ हो तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है। डिक्टेशन को पूरा लिखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑन रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। मेंबरशिप के लिए अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com, या आप हमारे यूट्यूब के ज्वाइन बटन में जाके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।